समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सैफई पहुंचे। सपा नेता मनीष यादव पतरे की शादी समारोह कार्यक्रम से पूर्व सपा नेता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पारिवारिक लोगों से मुलाकात की तथा मंदिर पर पूजा की। साथ ही मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। मीडिया द्वारा आर्टिकल 370 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी, बसपा द्वारा उत्तराधिकारी की घोषणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के घोषणा को लेकर भी जवाब दिया। साथ ही अखिलेश यादव ने दुनिया में नंबर 1 की बात करते हुए कहा, विश्व का सबसे बड़ा देश आज बैलेट पेपर से वोट डालता है तो भारत क्यों नहीं डालता। उनसे हमें और हमारी सरकारों को सीख लेना चाहिए। कौन सा आता है, कौन सा सर्वे का नाम बताओ आप। एजेंसी है कोई? अरे एजेंसी देखिए, जैसे आपका चैनल है तो चैनल पे ऐड तभी चलता है जब कोई पैसा देता है। अगर कोई चाहे बिना पैसे के आपके चैनल पे ऐड चला लेगा तो बस समझ लीजिए किसी कंपनी को आप पैसा दे दीजिए और कंपनी आपको प्रचार करके बताएगी आप दुनिया में नंबर 1 है। हम तमाम लोगों को जानते हैं जो दुनिया में नंबर 1 है, अपने आप को डेली कहते हैं। एक मैगजीन छापते, बोला दुनिया में नंबर 1 मैगजीन। अरे कौन मान लेगा दुनिया में नंबर 1 मैगजीन, दुनिया में नंबर 1 अखबार। आपके अखबार भी तो लिखते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1, हम प्रदेश में नंबर 1। जैसे हम आपसे जानना चाहें कि जो हिंदी अखबार हैं इनमें नंबर 1 कौन है, तो आप कभी एक का नाम ले दोगे, कभी दूसरे का नाम ले दोगे। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक तो इसलिए जो एजेंसी, तो दुनिया में नंबर 1 वाले लोग ये भी तो जानते होंगे भारत सबसे बेरोजगार देश है दुनिया में। हम प्रति व्यक्ति आय कहाँ खड़े हैं, दुनिया में लोगों को इलाज मिल जाता है, दवाइयाँ मिल जाती हैं, वहाँ के नागरिकों को सब सुविधाएं हैं। क्या भारत के नागरिकों को वो सुविधाएं हैं? दुनिया में कहीं इतनी बेरोजगारी नहीं होगी, इतनी बेरोजगारी है। और फिर दुनिया में नंबर 1 है तो दुनिया का नंबर 1 देश जो है वो बैलेट से वोट डालता है। अगर आप दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं तो दुनिया के नंबर पर 1 जो देश है उसकी नकल कर करके बैलेट पे भी वोट पड़वाइए, तो हम मानेंगे कि आप दुनिया में नंबर 1 हैं और नंबर 1 देश से कुछ सीख करके आए। लेकिन मोदी केंद्र सरकार रथ चला रही है कि 2047 तक विकसित भारत और मोदी की गारंटी। देखिए, केवल रथ नहीं चला रहा, रथ के साथ साथ जैसे बच्चों के लिए मुझे याद है मिड डे मील दिया जाता है जिससे बच्चे पढ़ने आए। इन रथों में मुझे लगता है खाने का सामान भी रखा है कि लोग देखने आए। अगर खाने का सामान इन रथों में ना हो तो कोई देखने नहीं आएगा इनका काम। और फिर क्या काम बताएंगे बताइए आप। जिस सरकार ने चरम सीमा पर महंगाई बढ़ा दी हो, चरम सीमा बेरोजगारी बढ़ा दी हो, इनकी सरकार में एक ही गारंटी है महंगाई की, इनके सरकार की गारंटी है बेरोजगारी की, इनके सरकार की गारंटी है कि सड़क पर ट्रैफिक पुलिस नहीं, सांड दिखाई देंगे आपको। और किसी बड़े शहर में आप चले जाएं, ट्रैफिक पुलिस से ज़्यादा सांड सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये गारंटी है इनकी कि अगर आप सड़क पे चलोगे तो बीजेपी की गारंटी है कि सांड जरूर मिलेगा आपको। 2024 लोकसभा चुनाव क्या अभी हाल में ही पैसा पकड़ा गया, जाने क्या क्या बातें चलाई जा रही हैं। आपको पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए। एक समय पे आपने इत्र व्यापारी क्या पैसा पकड़ा था और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने के लिए बाकायदा एक प्रोपेगेंडा किया गया। जनता ये जानना चाहती है, जिस इत्र व्यापारी पे 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, 250 करोड़ रुपए, इसी तरह लॉकर में, इसी तरह मशीनें आई थी, इसी तरह अधिकारी आए थे, सुनने में आ रहा है कि उसका पैसा वापस कर दिया। तो आखिरकार क्यों पैसा वापस कर दिया? अगर पैसा नहीं वापस किया है तो सरकार बताए, जिसके यहाँ 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, जिस पे आरोप लगे थे बेईमानी के, भ्रष्टाचार के, तो आखिरकार सरकार ने क्यों वापस कर दिया? तो नोटबंदी जो स्कीम थी इनकी, उसके लिए क्या ये स्मारक बनवाएंगे? क्या नोटबंदी या इस तरह नोट पकड़ा जा रहा है, क्या इसके लिए स्मारक बनवाएंगे उस पैसे से? और स्मारक में कम से कम बीजेपी को माफीनामा लिखना चाहिए उसमें कि उनका फैसला गलत था। आज भी लोग काला धन बना रहे हैं और काला धन अगर बन रहा है तो इनकी पॉलिसी की गलती है।
आखिर क्या पॉलिसी है जिसके तहत लोग काला धन बना ले रहे हैं, और इतना बना ले रहे हैं कि मशीनें लगा करके गिनना पड़ रहा है? तो ये पॉलिसी किसकी खराब है? तो फिर नोटबंदी का क्या हुआ कि अगर नोटबंदी से ही काला धन खत्म होना था, तो अब तो काला धन लॉकरों में दिखाई दे रहा है। और फिर जिस इत्र व्यापारी के पास 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, क्या पैसा वापस नहीं ले लिया इन्होंने, या वापस तो नहीं दे दिया? देखती है और क्या वो है? 370 को लेकर के पूरे देश में बहस हुई, और मुझे याद है उस समय जब 370 को लेकर के लोकसभा में बहस हो रही थी, उस समय भी पार्टी के पक्ष में मैं खड़े होकर के बोल रहा था। उस समय जो सवाल खड़े किए गए थे, केवल समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि अन्य दलों ने, और ख़ासकर जो चुन कर के आते हैं कश्मीर से, जम्मू से, उनके लीडर्स ने भी कुछ सवाल सरकार से पूछे थे। कई सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पाई थी। कई अंतोगत्वा उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ा। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई अब नई बात नहीं कही जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहाँ है, उससे पूरे के पूरे लोग अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बात बनती नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं या कुछ साथी हैं जो अभी भी ये सोचते होंगे कि उनकी जो जिस भावना से 370 लागू हुई थी, उस भावना के पक्ष में निर्णय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आ गया है, सभी उसको मानेंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को सीमा की सुरक्षा को लेकर के और ठोस क्या फैसले उठाएंगे वो बताने पड़ेंगे देश की जनता को। क्योंकि इधर जब लद्दाख को लेकर के सवाल खड़े हुए थे और चीन अंदर आ गया था, और अभी भी वहीं बैठा है जहां पर उसको बैठना था, वो पीछे नहीं हटा है। तो प्रदेशों का बंटवारा हो गया, 370 हट गई, लेकिन चीन के लोग अंदर आ गए। कश्मीर और विधानसभा का डिलिमिटेशन को लेकर के जो सवाल खड़े हुए थे कि कुछ सीटें अभी भी खाली हैं वहाँ, समाजवादी पार्टी ने उस समय पूछा था कि जो सीटें खाली हैं वो कब भरी जाएंगी, क्योंकि पीओके आपका हिस्सा नहीं है, लेकिन आप उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं, तो वो सीटें आज भी खाली हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उन विधानसभा की सीटों को भरने के लिए कोई फैसला लेगी, और आखिरकार कैसे वो भरी जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। तो 370 को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब फैसले के बाद कोई कुछ नहीं कह सकता। मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं, क्या लगता है आपको? अब बहुमत मिल गया है, मुख्यमंत्री भी बहुत जल्दी वो तय कर लेंगे। इसमें अब कोई क्या समय ही लग सकता है, सरकार थोड़ी रोक पाएगा कोई बनने से। समय जरूर लगेगा, लेकिन कोई रोक नहीं सकता सरकार बनने से। लेकिन बसपा ने अपना उत्तराधिकारी अब बदलने की घोषणा कर दी है। अब आपका चैनल, आपके चैनल में कोई उत्तराधिकारी का आ जाएगा, उत्तराधिकारी उसकी क्या है, वो तो चैनल तो चलेगा ना। हमें उम्मीद है कि बीजेपी से दूरी बनी रहेगी उनकी। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, किस तरह की 24 की तैयारियां हैं जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद? 24 की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। और सवाल वैसे के वैसे हैं। आप यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने आए हैं। आसपास सब किसान रहते हैं, जो हम लोग आप लोग बैठे दिख रहे हैं सब किसान हैं। बीजेपी वाले बताएं कि आय दोगुनी हो गई, क्या धान खरीदा गया। यहीं पास में 100 एकड़ में लगभग मंडी बन रही थी, जितना समाजवादियों ने बनाई उतनी ही बनी, उसके बाद मंडी नहीं बनी। सुना है यहाँ पर ज़मीन चिन्हित की जा रही है, नोटिफिकेशन हो रहा है कि कोई इंडस्ट्रियल हब बनेगा। अरे बीजेपी वालों, कब झूठ बोलना बंद करोगे?
आपने कहा कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, टैंक बनेंगे, बम बनेंगे। अभी तक बुंदेलखंड में एक सुतली बम नहीं बना पाई बीजेपी के लोग। तो डिफेंस एक्सपो के नाम पे एमओयू किए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हालांकि मुख्यमंत्री जी का एक डायलॉग बहुत लोकप्रिय है 46 में 56, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। आखिरकार ज़मीन पर कितना पहुंचा है, और अगर ज़मीन पर पहुंचा है तो कितने लोगों को नौकरी और कितने लोगों को रोज़गार मिला है उस एमओयू के माध्यम से। सुनने में तो ये आ रहा है कि एमओयू जिन्होंने किए थे उन्हें अधिकारी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद एसटीएफ ढूंढे, क्योंकि वो मिलने वाले नहीं हैं। अब एमओयू तो कर लिया उन्होंने, लेकिन वो भाग गए, अब छोड़ के चले गए उद्योगपति। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो प्रदेश सरकार ये कह रही थी कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, इन्वेस्टमेंट आएगा, आखिरकार इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? और फिर इन्वेस्टमेंट इटावा में क्यों आएगा? हमें तो इटावा देखना है। मान लीजिए अगर आप हम सब लोग इटावा मैनपुरी के आसपास के लोग हैं, बताइए अगर कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया हो और फिर सरकार क्या कहती है, हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। जिस सरकार की अर्थव्यवस्था चौपट हो, 60 से लेकर के 70% पैसा न खर्च कर पा रहे हो, गड्ढे न भर पा रहे हो, गरीब को अस्पताल में इलाज न दे पा रहे हो, वो क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप 70% पैसे नहीं खर्च कर पा रहे, तो आपकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी? और फिर नौकरी बता रहे हैं, हमने नौकरी दे दी। कहाँ नौकरी दे दी? कह रहे हैं घर घर नल। अरे उन्हें देखना चाहिए, जब नल लगाने जाओगे तो घर घर बेरोजगार बैठा है, वो बेरोजगार आपसे रोजगार मांगेगा। घर घर नल तो ठीक है, लेकिन घर घर बेरोजगार भी बैठे हैं। उन घर घर बैठे हुए बेरोजगारों के लिए आपके पास क्या इंतज़ाम है? और हम और आप सब इटावा के लोग हैं, लाइन सफाई की दुर्दशा पे भी कुछ बोलिए। जानवर एक के बाद एक मर रहा है। शेर मर गया, ये मर गया, एंटीलोप्स मर गए, डियर मर गया। कितने मारेंगे ये लोग जानवर? मुझे तो लगता है कि इनकी सरकार बनती रही तो सब मर जाएंगे जानवर।